हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट में। पिछले पार्ट में हम लोगों ने कुछ सवाल देख लिए थे, अब उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा जो है बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन। बाह्य का मतलब होता है बाहर से और निषेचन का मतलब निषेचन से है। आंतरिक का मतलब अंदर से और निषेचन का मतलब निषेचन से है। मतलब बाह्य निषेचन जो है वो जीव के शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होगी तो उसे बोलेंगे बाह्य निषेचन। जैसे हम लोग मेढक में देखते हैं, मेढक में होता क्या है कि मेढक जो होता है उसमें से जो फीमेल वाली होती है उसके ऊपर जो मेल वाला मेढक होता है वो उसके ऊपर आ जाता है और अपने पंजों से उसके पेट को दबाता है, जिससे क्या होता है कि उसके पेट में बने हुए जो अंडे होते हैं वो उसके शरीर से, मादा वाले मेढक के शरीर से बाहर आ जाते हैं। और नर वाला जो मेढक होता है वो क्या करता है, अपने स्पर्म को उसी अंडे पर रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, गिरा देता है, जिससे क्या होता है कि अंडे जो होते हैं वो निषेचित हो जाते हैं। अंडों से जाकर के नर मेढक का स्पर्म जो है वो फ्यूज कर जाता है, संलयित हो जाता है, मिल जाता है और इस प्रकार से शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होती है, तो इसको कहते हैं बाह्य निषेचन। और वहीं पे जब निषेचन की क्रिया होनी है और वो निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के अंदर होती है, जैसे हम लोगों में, मनुष्यों में फीमेल जो मादा होती है उसी के शरीर के अंदर ही जाकर के ओवम और स्पर्म मिलते हैं, तो इस प्रकार के निषेचन को बोलेंगे आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन आपने देख लिया और आंतरिक निषेचन देख लिया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे आ जाए। देखें अगला सवाल आपके लिए आ रहा है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। देखें पूछ रहा है कि जो आपका भ्रूण होगा, मम्मी के पेट में जो भ्रूण है वो कैसे अपना पोषण लेता है। ऐसे में क्या होता है कि आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको पोषण जो होता है बहुत ठीक ढंग से दिया जाता है। जो भी पोषक पदार्थ हैं, अच्छे अच्छे भोजन उनको कराए जाते हैं, अच्छे अच्छे पोषक तत्वों का समावेश किया जाता है उनके दैनिक भोजन में, ताकि जो बच्चा है वो हष्ट पुष्ट और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन कराया जाता है। तो मम्मी जो चीज़ें वो फीड करती हैं वही सारी चीज़ें पहुंचता है बच्चे के पास। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, आप जानते होंगे, या फिगर के माध्यम से आपको बता दें, ठीक है। फिगर ठीक से बन नहीं पा रहा है क्योंकि इस फ़ोन पे इतना बढ़िया हाथ चल नहीं रहा, बोर्ड होता तो बेहतर चलता। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मिटाने वाली भी व्यवस्था है, मिटा भी सकते हैं। मिट रहा है कि नहीं, मिट रहा है लेकिन बहुत हल्का मिट रहा है। इसका साइज हम बढ़ा दें तो शायद ज़्यादा मिटे। चलो मिट गया काम भर का। ठीक है, देखें यहाँ होता क्या है, यहीं से निकलता है ओवम, अंडा यहीं से निकलता है, ठीक है, और यहाँ से जा कर के स्पर्म निकलता है और ये जा कर के इसको फ्यूज करता है, मिला देता है। ठीक है, ये बात तो फ्यूजन हो गया है। उसके बाद क्या हो गया, भ्रूण का निर्माण हो गया यहाँ पे। अब आगे चल के वही बच्चे का रूप लेने वाला है। तो ये भ्रूण जो होता है वो मम्मी के गर्भ में, यहाँ पेट में आकर के जुड़ जाता है यहीं पे। और जुड़ने के बाद क्या होता है कि मम्मी के साइड से एक पतली सी नली, यहाँ से एक पतली सी नली निकलती है और उसी से जुड़ा होता है बच्चा। इसी नली को बोला जाता है प्लेसेंटा। इसी नली को, ये जो पतली नली है, इसी को बोला जाता है प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा के द्वारा ही मम्मी जो भी भोजन करती हैं वो बच्चे तक जा कर के पहुँचता है और बच्चे को पोषण मिलता है। ठीक है, तो हम बताएंगे कि माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। जो भी मम्मी खाती हैं, पीती हैं, या जो भी उसके पोषण लेती हैं, वो सारे पोषण प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे तक पहुंचते हैं। और बच्चे में जो भी बेकार की चीज़ें बनती हैं वो इसी प्लेसेंटा के द्वारा मम्मी के बॉडी में आ जाती है और मम्मी अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन के द्वारा, उत्सर्जी अंगों के द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल देती है। ठीक है, इतनी बात। आगे आ जाते हैं। देखें सवाल आपके सामने है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए
नियंत्रण के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन करें। कह रहा है कि जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताएं। फिर इसी में दूसरा सवाल है, गर्भ निरोधन की विधियों की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। मतलब गर्भ से बचने के लिए, अनचाहे गर्भ से बचने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जा सकती हैं, या जनसंख्या को कम करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जा सकती हैं। ठीक है, वो बातें आप देखें नीचे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले विभिन्न उपाय निम्न हैं। पहला कह रहा है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि का मतलब होता है कि नेचुरल, उसमें किसी भी केमिकल का, किसी भी रसायन का इस्तेमाल ना करें, प्राकृतिक तरीके से हम गर्भ से बच सकें। ऐसे में क्या होता है कि महिलाएं डेट याद रखती हैं जब उनका रजोधर्म आता है, मासिक चक्र जब आता है, और उसके 10वें दिन से 17वें दिन के बीच में सेक्सुअल क्वाइटस नहीं रखती हैं, मतलब संभोग नहीं करती हैं, जिससे क्या होता है कि गर्भ ठहरने की जो क्षमता होती है या संभावना जो होती है वो खत्म हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है। तो इस विधि को प्राकृतिक विधि के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई रसायन इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही किसी प्रकार का कोई उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। बस सिर्फ मासिक चक्र के ज्ञान से ही हम अनचाहे गर्भ से बच पाते हैं। ठीक है, दूसरा है यांत्रिक विधियां। इसमें क्या होता है कि विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर या विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, उपकरण होते हैं, जिसका उपयोग करने से गर्भ से बचा जा सकता है। जैसे पुरुषों में कॉन्डम्स आते हैं, इसका इस्तेमाल करने से क्या होता है कि अनचाहे गर्भ से बचा जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी ढेर सारे ऐसे उपकरण आते हैं, जैसे डायाफ्राम होता है, जो वेजाइनल ट्रैक में या योनि में प्रवेश करा दिया जाता है। इससे भी क्या होता है कि गर्भ ठहरने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। कॉपर टी है, इससे भी गर्भ नहीं ठहरता। तो ये यांत्रिक विधियों में आ जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको दिख रहा होगा रासायनिक विधियां। ठीक है, रासायनिक विधियां क्या होती हैं। रासायनिक विधियों में विभिन्न प्रकार के रसायन, केमिकल, जैसे दवाइयाँ, जैसे मालाडी चलता है, गर्भ निरोधक दवाइयाँ, सहेली, सखी सहेली, ये भी एक दवा चलती है, जिससे क्या होता है कि अनचाहे गर्भ से बचा जा सकता है। ठीक है, सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल विधियाँ हैं। ठीक है, सर्जिकल वाले में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें नसबंदी करा दिया जाता है। जो आपका शुक्राणु को ले जाने वाली नलिका होती है, उसी को काट करके बांध दिया जाता है पुरुषों में। ऐसे में क्या होता है कि शुक्राणु जो है वो मादा के जनन अंग तक पहुंच ही नहीं पाता, जिससे क्या होता है गर्भ ठहरने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, संभावना जो होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, और स्त्रियों में भी यही काम होता है कि उनका जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको काट करके रस्सी से बांध दिया जाता है, धागे से बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो ओवम है वो ट्रांसमिट होकर के गर्भाशय तक जा ही नहीं पाता है, जिससे क्या होता है कि गर्भ ठहरने की जो संभावना है वो खत्म हो जाती है। ठीक, और कुछ विधि है, जैसे सामाजिक जागरूकता, टेलीविजन पे, अखबार पे बार बार दिखाया जा रहा है कि बच्चे दो ही अच्छे, इसका भी प्रभाव पड़ता है और इससे भी जनसंख्या से बचा जा सकता है। आगे आ जाते हैं। आगे जो सवाल है वो है फैलोपियन नलिका की संरचना का वर्णन करें। जो फैलोपियन नलिका होती है, जहाँ पे निषेचन होता है, उस नलिका के बारे में वर्णन करने को बोल रहा है। तो आप ये डायग्राम बना करके उसके बारे में बता सकते हैं। देखें, यही है फैलोपियन नलिका, जो हम रेड कलर से दिखाएंगे। ये देखें, ये जो पतली सी नली दिख रही है, यही है आपकी फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका, या इसी को अंडवाहिका कहते हैं। यहीं से ओवम निकलेगा, इस वाली संरचना से ओवम निकलेगा और इसी नलिका के द्वारा ट्रेवल करते हुए टहलते टहलते यहाँ तक आकर के पहुँचता है। ठीक है, यहीं पे शुक्राणु जाता है और इसको फ्यूज करता है। तो ऐसे आप फिगर बना करके बता सकते हैं कि ओवरी से जो ओवम निकलता है, अंडा निकलता है, वो इसी फैलोपियन ट्यूब के द्वारा जाता है, आगे बढ़ता जाता है और गर्भाशय तक पहुँचता है। और वहीं गर्भाशय उसी नली के अंदर ही, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही जाकर के स्पर्म पहुँच जाता है और वहाँ पे जाकर के उसको फ्यूज कर देता है या निषेचित कर देता है। बाद में जाकर के युग्मनज का निर्माण होता है और यही युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, इतनी बात। आगे बढ़ जाते हैं। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। देखें, ये आपके सामने जो चित्र दिख रहा है वो है मादा जनन तंत्र का चित्र। देख लें, हो सकता है बोर्ड परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाए।
ठीक है, देखें यहाँ पर ये योनि है, जो बाहर का पार्ट होता है योनि। ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब उसका गर्दन बोला जाता है, आगे का सर्विक्स बोला जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, ये ग्रीवा है, यहीं पे आकर के इजाकुलेशन होता है, स्पर्म आकर के यहीं पे निकलता है। ये आपका गर्भाशय है, ये पूरा जो दिख रहा है ये गर्भाशय है, ये पूरा। ठीक है, और ये अंडाशय है, ये आपको अंडाशय, ये जो गोल सा दिखाई दे रहा है यही आपका अंडाशय। फिर से दिखा दें आपको, ये जो है ये अंडाशय है, यहीं से अंडा निकलेगा और इधर गर्भ में अंदर जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब इसको आप ड्रा करना प्रैक्टिस बना लें, ताकि आप आगे चल करके इसको बना सकें। आगे नेक्स्ट सवाल आ रहा 10वें नंबर पे, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, शुक्राशय का मतलब होता है एक छोटी सी संरचना होती है जो शुक्राणुओं के रुकने के लिए या उन्हीं को स्टोर करने के लिए बनी होती है। ठीक है, इसी में आकर के शुक्राणु रुकते हैं और उसी के बॉटम पे, जहाँ पे ये शुक्राशय होता है, उसी के बिल्कुल नीचे ही एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे देखें प्रोस्टेट ग्लैंड ये। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करती है कि मूत्र मार्ग को, या जिस मार्ग से आपका स्पर्म निकलना है आगे चल करके, उसको लुब्रिकेट करती है। लुब्रिकेट का मतलब स्लिपरी बना देती है, लसलसा बना देती है, ताकि वहां से शुक्राणु जो है वो आराम से निकल सके। ये दिख रहा होगा आपको प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, यही यहाँ से निकालता है कुछ लसलसा पदार्थ, जिससे ये रास्ता जो है जहाँ से स्पर्म गुजरना है वो स्लिपरी हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, जिससे वहां से स्पर्म आराम से निकल सके। और ये आपको शुक्राशय दिख रहा होगा, ये देखें शुक्राशय, जहाँ तीर लगा है यहाँ पे शुक्राशय स्थित है। इसी में शुक्राणु जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं। शुक्राणु बनते कहाँ हैं, यहाँ पे बनते हैं ये वृषण में। देखें और ये वृषण जो है, ये वृषण कोश में वृषण रहता है, यहीं पे जाकर के शुक्राणु का निर्माण होगा और शुक्रवाहिनी के द्वारा ये धीरे धीरे ट्रेवल करता हुआ यहाँ से आगे जाएगा। ठीक, ये बात। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या मिल रहा है देखें। फिर दोबारा से वही गर्भ निरोधक विधियों का वर्णन है। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। देखो योनि, डायफ्राम है, क्रीम व्रीम लगा करके भी गर्भ से बचा जा सकता है। ऑपरेशन विधि द्वारा, सर्जिकल मेथड आपने देखा। हार्मोन से युक्त कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करने से भी इससे बच सकते हैं। कॉपर टी नाम की एक उपकरण होता है, इसका भी इसको योनि में इंसर्ट करा करके, डाल करके इससे बचा जा सकता है अनचाहे गर्भ से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखें फिर वही दोबारा से वही संरचना दिख रही है। ये आपका अंडाशय है और ये आपका फैलोपियन नलिका है, ये गर्भाशय है। ठीक, हाँ, यही अंडाशय से ही अंडा निकलेगा और यहाँ तक आगे तक बढ़ता जाएगा। होता क्या है, ट्यूबेक्टोमी में, नसबंदी में क्या होता है कि ये काट करके यहीं से कुछ हिस्सा निकाल दिया जाता है और इसको धागे से ऐसे बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आगे चल के अंडा गर्भाशय तक पहुंचता ही नहीं है, जिससे निषेचन क्रिया बाधित हो जाती है, निषेचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। पुरुषों में कैसे होता है नसबंदी वाला, देख लें। ये जो नली होती है, जिसको अभी मैंने बोला था शुक्रवाहिनी या शुक्राणु वाहिनी जो है, इसी को काट दिया जाता है, कुछ काट करके हिस्सा निकाल दिया जाता है और यहाँ पे रस्सी से, धागे से बांध दिया जाता है, ताकि शुक्राणु यहाँ से आगे जा ही ना पाए। जब जाएगा नहीं तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी, इससे अनचाहे गर्भ से बचा जा सकता है। अब कह रहा है द्विविखंडन और बहुविखंडन किस प्रकार भिन्न है। आप समझ रहे होंगे, द्विविखंडन का मतलब जब शरीर के या जीव की कोशिका के दो हिस्से होते हैं तो इसको द्विविखंडन कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख लें, अमीबा में द्विविखंडन हुआ है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी हैं तो इसको बोलेंगे द्विविखंडन। और बहुविखंडन में आप समझ रहे होंगे कितनी कोशिकाएं बनेंगी, ढेर सारे भाग बन जाएंगे, उसके ढेर सारे हिस्से हो जाएंगे। जैसे देखें कोई एक कोशिका थी, उसमें देखें ये छोटे छोटे ढेर सारे दिख रहे हैं, वो डेवलप करके बड़े होकर के ढेर सारे संरचनाएं बना ली और सारे अलग होकर के फिर नए अमीबा का निर्माण कर दिया, अमीबा में है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बहुविखंडन। द्विविखंडन में दो संरचनाएं बनेंगी और बहुविखंडन में ढेर सारी संरचनाएं बनेंगी। वही संरचनाएं आगे जा करके ढेर सारे जीव का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक सवाल आपको मिल रहा है, एक प्रारूपी पुष्प के सहायक अंग यौम सहायक अंग, सहायक यौम
सहायक अंग एवं आवश्यक अंग में क्या विभिन्नता है। ठीक है, देखिए पुष्प जो होता है उसमें 4 अंग देखने को मिलते हैं, चारों यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक आपका है वाह, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो इसमें से जो 2 ऊपर वाले हैं ये आपके हैं सहायक अंग, ये दोनों क्या हैं, सहायक अंग हैं। और ये जो लास्ट वाले नीचे वाले 2 हैं जैसे पुमंग और जायांग, ये दोनों जो हैं वो आवश्यक अंग है। आवश्यक अंग इसलिए क्योंकि इन्हीं का रिप्रोडक्शन में, निषेचन में इन्हीं का भाग लिया जाता है, यही निषेचन में भाग लेते हैं। ऊपर वाले जो 2 हैं वो सिर्फ सहायता करते हैं। ठीक है, सहायता करने का मतलब कि जो बाह्य दलपुंज होता है वो पुष्प को बचा करके रखता है, प्रोटेक्शन करके रखता है। और जो दलपुंज होता है वो रंगीन होता है। ये जो दलपुंज होगा ये रंगीन होगा, जिससे कि पेड़ पौधे कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और आकर्षित करके अपना जो परागकण है वो उनके बॉडी से चिपका देगा और वो फिर वहाँ से उड़ करके जाएंगे, दूसरे पुष्प पे बैठेंगे और वहाँ परागकण पहुँच जाएगा। इस प्रकार से परागण हो जाता है। इसीलिए ये जो दलपुंज होते हैं ये रंगीन होते हैं ताकि कीड़े जो हैं इनके पास आकर्षित हों, इनके पास आएँ और परागण वाला काम करें। ठीक है, देखें ये आपके सामने पुष्प दिख रहा होगा। फिगर तो क्लियर नहीं है उतना, बट जूम करें शायद कुछ क्लियर हो। नहीं, फोटो क्लियर नहीं है, बड़ा ब्लर है। देखें इसमें ये स्त्री केसर है। स्त्री केसर में 3 संरचनाएं होती हैं, एक वर्तिकाग्र ऊपर वाला और बीच वाले को बोलते हैं वर्तिका, और एक जो फूला सा पार्ट होता है उसको बोलते हैं अंडाशय। कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि ठीक से दिखे। यहाँ पे ये आपका होगा अंडाशय, फूला हुआ पार्ट। ठीक, वैसे ही यहाँ पे जो पुमंग है, नर वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर के ऊपर जो होता है वो परागकोश होता है। दूसरा कलर ले लें, उसमें छिप जा रहा है। ठीक है, और इसी में एक डंडी जैसी संरचना होती है जिसको बोलते हैं तंतु। ठीक, और ये तो बाहरी संरचना है दल, जिसको पंखुड़ी कहते हैं। और यहाँ पे होता है वाह्य दल, जिसको बोला जाता है वाह्य दल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कैलिक्स। ठीक है, ये बात। अब आगे बढ़ जाते हैं नए सवाल की तरफ। बहुत बड़ा सवाल दिख रहा है, बहुत लंबा है, देख लेते हैं। एक प्रारूपिक पुष्पी पौधे में पराग से बीज के निर्माण तक की संपूर्ण प्रक्रिया सूचीबद्ध करें। इसका मतलब है कि कोई पुष्प था, उसका परागकण निकला है। ठीक है, कोई पुष्प था, उसके नर वाले से परागकण निकला है और वो जाकर के पहुंचा है वर्तिकाग्र पे। ठीक है, तो जब यहाँ से परागकोश से जब परागकण निकलेंगे और जा करके वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो इसी प्रक्रिया को बोल दिया जाता है परागण। क्या बोल दिया जाएगा? परागण बोल दिया जाएगा। ठीक है, या इंग्लिश में पॉलिनेशन बोला जाता। अब जब परागण की क्रिया हो गई है तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो पॉलन है, परागकण है, वो क्या करेगा, यहाँ से ट्यूब निकालेगा, अंदर की तरफ ट्यूब भेजेगा। कलर बदल दे, कलर चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, एक ट्यूब बनाएगा और इसकी सहायता से ये अंडे तक पहुँच जाएगा और इसमें टहलता टहलता आएगा और अंडे को फ्यूज कर देगा, जो आगे चल करके नए पादप का निर्माण कर देगा। तो ये सारी प्रक्रिया है, इसको मैंने क्लास में भी बता रखा है, आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना हो तो। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, परागण क्रिया में निषेचन नहीं होता है। ठीक है, परागण क्रिया में क्या होता है, परागण क्रिया का सीधा सा मतलब है कि नर पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, या इसी पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं या परागण क्रिया कहते हैं। और आप लोग जानते हैं निषेचन क्या होता है। निषेचन का मतलब होता है कि युग्मक, नर युग्मक, जैसे नर युग्मक मतलब स्पर्म बना दे और मादा का मतलब अंडा बना दे। नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, क्लास में बताया, तो ये डिफरेंस होता है, ये भिन्नता देखने को मिलती है। आगे बढ़ जाते हैं।
ये देखें संरचना आपको फोटो दिख रही होगी, कैसे परागकण जर्मिनेट हो रहा है, मतलब अंकुरित हो रहा है, और कैसे जाकर के अंडे को फ्यूज कर रहा है, ठीक है, निषेचित कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि पुष्पी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करिए। वही बात है, दोबारा से फिर देखें, परागकण यहाँ पे है, ये परागकण ये पराग नलिका निकाल रहे हैं और यहाँ जाकर के अंडे से फ्यूज हो रहे हैं। ये सारी बातें क्लास में बताए हैं। अब फिर से देखें, परागण किसे कहते हैं, ठीक, परागण किसे कहते हैं और वर्षा होने पर परागण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखें इसमें होगा क्या, परागण में आप लोगों ने देख ही रखा, परागण क्या होता है, पराग कोश, नर पुष्प के पराग कोश से परागकण का निकल करके मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण है। और वर्षा होने से क्या होगा कि जाकर के जो पराग कोश है उसके ऊपर सब बूंदें गिरेंगी और वो सब आपस में चिपक जाएंगे, तो हवा के द्वारा वो आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, मतलब एक पुष्प से दूसरी पुष्प तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार परागण की क्रिया जो होगी वो स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों। देखें ये सवाल आपसे ये बताना चाह रहा है कि जब जनन की क्रिया होती है तो उस समय जो कोशिकाएं होती हैं वो जो डीएनए आरएनए होता है या जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, उसका द्विगुणन कर लेती हैं, उसकी संख्या को बढ़ा लेती हैं, ठीक है। तो ये बढ़ाना, इसका प्रतिलिपि बनाना, प्रतिलिपि का मतलब उसका फोटोकॉपी बनाना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कोशिका